हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक इंट्रोडक्टरी जो है पार्ट देखा था। हम लोगों ने समझा था कि अच्छा क्या जो है इसका मतलब होता है, इसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, ये क्यों एसेंशियल है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखी थी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हम लोग एक पर्टिकुलर जो है मेजर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मीन। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास में 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो हमें पढ़ना है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मीन। पहले हम लोग मीन को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो टू द मीडियन एंड देन टू द मोड। ठीक है, मीन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मीन के बारे में चीजों को समझते हैं, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स को देखेंगे और वेरियस जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि जो है कितने मेथड्स होते हैं, किस किस टाइप से इसका जो है कैलकुलेशन होता है, इन सारी चीजों को हम वन बाय वन जो है देखते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द सबसे पहले मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीन जो है बहुत ही सिंपल मेजर है। ठीक है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। कोई भी जो है ना यहाँ पर व्हील से कि कोई भी कॉम्प्लिसिटी नहीं होती है, इजी सा इसका फॉर्मूला है। यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला एंड आपका मीन जो है वो निकल जाएगा। मीन को हम जो है एवरेज भी बोलते हैं। ओके, कैसे फाइंड आउट करते हो आप इसे? जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपके पास में, ठीक है, वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा और जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है उसको जो है आप न्यूमरेटर में लिखते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में दो नंबर्स हैं 50 एंड 55, और अगर मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को करेंगे ऐड और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। ठीक है, दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो वील डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशंस होते तो इसको हम डिवाइड करते 3 से। अगर यहाँ पर जो है 10 ऑब्जर्वेशंस होते तो हम इसको डिवाइड करते 10 से। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली क्या है, ये जो है ये हमारा मीन का जो है पूरा कैलकुलेशन होता है। अब कितने भी आपके पास में नंबर्स हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम जितने भी नंबर्स है, आपका फॉर्मूला एक ही रहता है। ठीक है, तो दैट इज इस पर्टिकुलर वे से आप जो है मीन को निकालते हो। नाउ यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ जो है हमारी सीरीज की बात की थी। ठीक है, या हम ये बोले कि 3 टाइप से जो है आपका जो पूरा डेटा है उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कंटिन्यूअस सीरीज में। आई होप सो आप लोगों को याद होगा। अब जो ये हम लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़ने वाले हैं ना, ये हम इन तीनों सीरीज में देखेंगे। इंडिविजुअल में कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट में कैसे फाइंड आउट करते हैं और कंटिन्यूअस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सभी चीजों को जो है ना हम समझने वाले हैं। ऑल्सो देयर आर लाइक 2 और 3 मेथड्स, अगर स्पेसिफिकली बोले तो 3 मेथड्स है जिनके थ्रू जो है हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें हर एक चीज देखनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक मेथड बोलूं मैं आपको, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज तीनों देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसमें भी हम इन तीनों को देखेंगे एंड स्टेप डिविएशन मेथड, तो उसमें भी हम इन तीनों को देखेंगे। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो मैं सिर्फ अगर मीन की बात करूं तो मीन में हमें 9 जो है फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने स्टार्टिंग में ही हमें घबरा दिया। 9 कैसे करने पड़ेंगे? जैसे कि डायरेक्ट मेथड है तो इसके 3 फॉर्मूले, राइट, आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, देन वी हैव शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसके 3 फॉर्मूला, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, देन वी हैव स्टेप डिविएशन मेथड, तो इसके भी क्या हो गए, आपके 3 फॉर्मूलाज हो गए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हो गए ना 9 फॉर्मूलाज, किसके? मीन के। ऑल राइट, घबराओ मत, इजी है याद करना। कैसे याद करना है इन 9 फॉर्मूलाज को, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसलिए घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगी। ओके, चलो आते हैं प्रॉपर मतलब पर कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको लिख कर कैसे आने वाले हो। तो अरिथमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। ठीक है, जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है? वो है एक सिंपल एवरेज। दिस इज सिंपल एवरेज। ठीक है, ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज, जितने भी आइटम्स हैं उनका सबका।
जो आपका मीन होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास में जितने भी आइटम्स होते हैं सारे आइटम्स जो है वो इंक्लूड होते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। एक भी आइटम जो है ना वो छूटेगा नहीं, हर एक आइटम जो है वो आपका कैलकुलेशन में यूज होता है, ठीक है। तो हर एक जो है आइटम, हर एक जो डेटा है सीरीज का वो यूजफुल रहेगा। इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सिंपलेस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड मीन। अरिथमेटिक मीन को हम मीन भी कहते हैं, आपको बार बार जो है अरिथमेटिक मीन बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली से मीन, ठीक है। अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो अरिथमेटिक मीन और मीन is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है? ये वो नंबर है जो कि ऑब्टेन किया जाता है by adding the values of all the items of the series and dividing the total by the number of items। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, जो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपके पास में जो नंबर आने वाला है दिस विल बी नोन एज योर मीन, ठीक है, और अरिथमेटिक मीन। ऑल राइट, आई गेस कि जो इसका मतलब है, जो इसकी डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, फॉर्मूला पर आते हैं। अगर सिंपलेस्ट मैनर में फॉर्मूला बोले तो कुछ ये हमारा फॉर्मूला होगा। उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, मीन को आप लोग डिनोट करते हो इस सिंबल से, एक्स बार से, ठीक है। आपको ये सिंबल्स पता होना चाहिए, आप बार बार मीन नहीं लिखोगे, आपको जो है सिंबल्स का भी यूसेज करना पड़ेगा। तो आप मीन को कैसे डिफाइन करते हो? एक्स बार से, ठीक है। सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन इज जनरली रिटन एज एक्स बार विच इज, ये एक्स बार गलती आप लोगों को भी नहीं करना है, ठीक है। एक्स बार है ये, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn डिवाइडेड बाय n। तो इसे हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। दैट इज सिग्मा x या फिर समीशन ऑफ x, दोनों ही सही है, डिवाइडेड बाय n। इट इज बेसिकली कि जितने भी आपके पास में आइटम्स है सबको आप ऐड करो और उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ये जो x1, x2, x3 है ये क्या बता रहे हैं? आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज। n है आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके, एंड समीशन या फिर सिग्मा व्हील से, सिग्मा इज द साइन ऑफ सिग्मा, ऑलराइट, दैट ई इज द साइन ऑफ सिग्मा। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज, ठीक है। ये जो है ये सम टोटल है वेरियस जो आइटम्स है उनका, ठीक। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन पर कि जो आपके मीन है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखो दो टाइप्स हैं, वन इज योर सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वन इज योर वेटेड अरिथमेटिक मीन। बेसिकली जो अभी अभी हम लोग देख कर आए ना वो आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन था, ठीक है, कि जितने भी आपके पास में वैल्यूज है, जितने भी आइटम्स हैं सब इक्वल है, किसी को आप जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस या कम इंपॉर्टेंस आप नहीं देने वाले हो, सब एक जैसे है, इक्वल है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप मीन को फाइंड आउट करते हो तो वो होता है आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इन इट ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, हर एक आइटम जो है सीरीज का उसे इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाता है, ठीक है। Then we have weighted arithmetic mean। अब बेसिकली weighted arithmetic mean क्या होता है? जब आप कुछ आइटम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो होते हैं आपके weighted arithmetic mean, ठीक है। बेसिकली द सिंपलेस्ट थिंग इज कि मान लो जो है आपके ड्रॉअर में, ठीक है, वेरियस कपड़े रखे हैं, ऑलराइट, उसमें से कुछ क्लोथ्स हैं जो कि आपको ज्यादा पसंद है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स। तो आपकी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ रहेगी? वो कुछ पर जो आपको ज्यादा पसंद है। आपके लिए सारे क्लोथ्स इक्वल नहीं है, यू हैव सम लाइक इंपॉर्टेंस लेवल है वहां पर कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इस काइंड से, ठीक है। तो दैट इज कि अगर ऐसे केस में या ऐसा कोई पर्टिकुलर हमारे पास में सिचुएशन आए उसमें अगर हमें एवरेज निकालना हो और अगर उस पर हम सिंपल अरिथमेटिक मीन का यूज कर लेंगे तो जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो तो वहां पर शो ही नहीं होगा। इसलिए जो है ऐसे केसेस में हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का यूज करते हैं जहां पर आपको जो है वेरियस आइटम्स की इंपॉर्टेंस को भी शो करना हो, ठीक है। सो वेटेड अरिथमेटिक मीन की अगर बात की जाए तो इन इट डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज आर असाइन्ड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो है वेरियस जो डिफरेंट आइटम्स है सीरीज के, उन्हें जो है डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग्स में, उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग्स में, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जो है ज्यादा वेट असाइन कर दिया, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट असाइन कर दिया। अब ये कैसे किया जाता है और ऐसे केस में हम मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले जो हमारे पार्ट्स होंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग जो है इसे समझेंगे। अभी के लिए आप लोगों को इतना याद रखना है कि आपके पास में जो है दो टाइप्स ऑफ जो है मीन है, वन इज योर सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वन इज योर वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। देन आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन पर। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। आई होप सो कि आप सभी लोगों को अभी तक जो है थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया है कि आपको मीन को कैसे फाइंड आउट करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है, उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपका जो मीन है वो निकल जाता है, राइट। यही चीज हम लोगों ने सीखी और आई गेस ये थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में आ गया है कि अगर अभी कुछ क्वेश्चन दे दूं मैं आपको तो थोड़ा बहुत जो है आप वहां पर अपने एनालिसिस लगा पाओ कि करना क्या है, ठीक है। नाउ इससे क्या समझ में आया, इजी है ना समझने में, राइट। कैलकुलेशन में भी इजी ही है, प्लस और डिवाइड ही तो करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन दैट इज कंप्यूटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, दोनों में ही जो मीन है वो क्या है, वो इजी है, ठीक है। सो इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, ये इस बात को हम लोग बिल्कुल अच्छे से मान रहे हैं। और आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और भी जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये चीज जो है वहां पर प्रूफ भी हो जाएगी। Simple basic knowledge of addition, multiplication and division of numbers is required. किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो सिंपल जो है हमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने हैं, ऑल राइट। इससे ज्यादा जो है हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर तो जो है मल्टीप्लीकेशन की एज सच यूज नहीं पड़ती है। जब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन को निकालते हैं, जब हम वेटेड को निकालते हैं, तब जरूर जो है जरूरत पड़ती है कि आपके पास में जो है क्या पर्टिकुलर लाइक वेट के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई एंड ऑल करते हो। बाकी ऐसे जो है मल्टीप्लिकेशन की भी यूसेज सिर्फ और सिर्फ वेटेड में है, सिंपल अरिथमेटिक मीन में उसकी भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए एडिशन और डिवीजन कैसे करना है, तो इतना प्लस माइनस तो हमें आता ही है, राइट। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम लोगों को आता है। हमें बहुत हाई फंडू वाले मैथमेटिक्स पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमें नहीं देखना है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जो है आपके प्रोग्रेशन और ये और वो क्या चीज है, उन पे हमें ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से वी विल से कि यस इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट ऑल्सो, ठीक है। देन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो मीन है ना दैट इज सर्टेन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोल दूं कि मेरे पास में जो है ये मीन परसेंटेजेस हैं ऑफ क्लास 11 फॉर द ईयर 2021-22, ठीक है, मैं ये बता रही हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया इससे कि ऑन एन एवरेज सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इसके आसपास कहीं पर थे इन द ईयर 2021-22 11th क्लास वाले, ठीक है। सर्टेनिटी है। इवन आप लोगों को पता है कि ये फाइंड आउट कैसे किया होगा, ठीक है। मीन मतलब अगर थोड़ी बहुत भी हमें नॉलेज हो तो हमें पता है कि इसमें जो है सारे नंबर्स को या सारे बच्चों के परसेंटेजेस को जो है इंक्लूड किया है, किसी को भी मिस आउट नहीं किया है। इसमें टॉपर्स भी हैं, इसमें फेलियर्स भी हैं, सभी लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ये क्या है, दिस इज सर्टन कि इसको फाइंड आउट कैसे किया है वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो यही चीज जो है ये इसका सर्टेनिटी बता रही है। सो इट इज रिजिडली डिफाइंड बाय एन एल्जेब्रिक फॉर्मूला। ये जो है ये रिजिडली डिफाइंड है एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला से। रिजिडली मतलब कि एक जो है स्पेसिफिक, एक जो है सर्टेन चीज है हमारे पास में, एक फॉर्मूला है, मन से नहीं हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास में प्रॉपर फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है इट इज रिजिडली डिफाइंड बाय द एल्जेब्रिक फॉर्मूला। नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यूज, यहाँ पर कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो वो आप फाइंड आउट करके ही निकाल रहे हो। आप देखकर नहीं बोलोगे कि अच्छा नहीं इसका मीन इज 50, वो आप एस्टिमेटेड वैल्यू बोल ही नहीं सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू बोल रहे हो तो देन इट इज नॉट योर एवरेज, वो तो आपका एस्टिमेशन है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है, चीजें क्या है, चीजें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिफाइंड है। Then everyone gets the same answer, सभी लोगों को एक आंसर मिलेगा। अगर आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो आपका आंसर सभी का सेम रहेगा ना। अब ये मत बोलना मैम मेरा तो 50 आ गया और इसका तो 52 आ रहा है, वो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो
फॉर्मूला आप लोगों के पास में गिवन है, आप सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप सेम चीजों से जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके पास में जो आंसर है वो सेम आएगा। यहाँ पर जो है ये सब्जेक्टिव नहीं है कि पर्सन टू पर्सन जो है ऑब्जेक्ट डिफर करने, सॉरी पर्सन टू पर्सन जो है आंसर डिफर करने लगेगा, एवरीवन विल गेट दी सेम आंसर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सर्टन है और यही क्या है, इसका एक मेरिट भी बन रहा है कि ये चीज अच्छी है, राइट। देन बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मीन जो है स्टूडेंट्स वो हर एक आइटम पर बेस्ड होता है, ये कोई भी आइटम को लीव आउट नहीं करता है, हर एक आइटम जो है उसको इंक्लूड किया जाता है मीन की कैलकुलेशन में। अगर आपके पास में 100 आइटम्स हैं तो आप 100 आइटम्स को जो है प्लस करोगे और फिर जो है उसको 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज नहीं होती कि हमने 10 को जो है 10 का सम निकाल लिया और उस हिसाब से बता दिया, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मीन फाइंड आउट कर रहे हो तो आपके हर एक पर्टिकुलर जो आइटम है वो आपकी स्टडी का पार्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। सो कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। जो है यहाँ पर हमारे पास में एक कंसिडरेबल जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो हमें मिलती है, रीजन बीइंग कि इफ अगर हर एक आइटम इंक्लूडेड है आपकी कैलकुलेशन में तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या रहेगा, वो काफी हद तक जो है रिप्रेजेंटेटिव रहने वाला है, ठीक है। देन कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन, आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो इससे, जैसे कि मैंने अभी एक बोला कि 58% 11th क्लास का जो बैच था 21-22 का उसको मिले हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग बोल रहे हैं। 75% जो है वो अटेन किए हैं 2022-23 वाले बैच ने, और अब आप लोगों वाला बैच दैट इज 2023-24 वाला जो बैच है वो कितने मार्क्स जो है वो कितने परसेंटेजेस स्कोर करता है। तो यू कैन कंपेयर, राइट, कंपैरिजन हो सकता है ना कि इस बैच से कंपैरिजन में इस बैच ने जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसी वे में जो है कंपैरिजन जो है वो पॉसिबल है और एक कन्वीनियंट मेथड है, बिकॉज वी नो कि कैसे इसको फाइंड आउट किया गया, हर एक जो है आपके पास में आइटम आया है इसमें इंक्लूड हुआ है, तो वो चीजों की वजह से क्या बन रहा है, ये एक अच्छा मेथड बन रहा है कंपैरिजन के लिए भी। So being stable and certain, arithmetic mean can be easily used for comparison. Stable है और certain है। Stable कैसे है, सभी के पास में एक आंसर आएगा, this is stable, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने कुछ फाइंड आउट किया और उसका आंसर कुछ और आ गया, ये नहीं, सभी का एक जैसा आंसर आने वाला है, तो वो स्टेबल है। वो सर्टन है, सर्टन कैसे है तो उस चीज को अभी अभी हम लोगों ने समझा है, इसीलिए वील से कि ये जो है ये एक इजी मेथड है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। देन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसमें जो है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। दैट मीन्स आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, ये 58 जो है ये हमारा मीन निकल गया, अब इस मीन को आप जो है और फर्दर यूज कर सकते हो मीन डिविएशन निकालने में, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में। अब ये जो है ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। वैसे तो जो है ये हमें पढ़ने नहीं है, बस इतना समझ लो कि हाँ जो है ये हमारे एल्जेब्रिक फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में जो है हेल्प करते हैं। जो मीन है वो ये नहीं कि बस उसको फाइंड आउट कर लिया, अब आगे उसका कोई काम नहीं है, आगे उसका और जो है काम आता है, और एक अच्छा एवरेज वही है जो कि फर्दर जो है और भी ज्यादा क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। So capable of further algebraic treatment. Example, it helps in further calculation of mean deviation, standard deviation, etc. ठीक है। Then no arrangement required. यहाँ पर कोई arrangement required नहीं है कि आप ascending order में arrange करो, आप groups में arrange करो, आप descending order में arrange करो, नहीं, आपका जो data है जैसा है उसको as it is जो है आप use कर सकते हो, और उसको as it is जो है आप calculation के लिए जो है use कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज दैट इज नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। सो कैलकुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व द अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ टाइम, ठीक है। जो कैलकुलेशन है उसमें अरेंजमेंट और ग्रुपिंग जो है वो नहीं चाहिए। ऑल राइट, आई गेस ये जो वेरियस मेरिट्स है ये आप लोगों को समझ में आ गए। ऑफ टाइम भी यहाँ पर जो है इस पर भी मैं एम्फेसिस डालूं, दैट इज हमें टाइम के बेसिस पर भी ये नहीं कि अच्छा पहले ये हुआ बाद में ये हुआ ये हुआ, वो चीज भी जरूरत नहीं। अगर आपको किसी का एवरेज और ये निकालना है, मीन निकालना है, तो आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक। सो आई गेस जो वेरियस मेरिट्स है वो समझ में आ गए। अब जिसके मेरिट्स होते हैं उसके डीमेरिट्स भी होते हैं ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके सिर्फ मेरिट्स ही मेरिट्स हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाई हो, कुछ ना कुछ जो है फ्लॉज भी होते हैं। वैसे ही हर एक चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं। सो व्हाट आर लाइक डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसे जो है हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है।
सो इसका पहला डीमेरिट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, ये इसका है ना मेजर डीमेरिट होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक सीरीज बना के बताती हूँ, 5 6 5 8, ठीक है, ये कुछ सीरीज है हमारे पास में, मान लो मतलब ये कुछ जो है हमारे पास में डेटा है, देन वी हैव समथिंग 50। अब इसमें क्या हुआ, ये जो सारे नंबर्स हैं ये एक दूसरे के आसपास वाले नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो है ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर इसका इस 50 को छोड़ दो और अगर आप इसका क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो समवेयर यू विल गेट 7 के आसपास कुछ जो है आपको नंबर मिलेगा, 7 8 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये 50 की वजह से अब आपका जो एवरेज है ना वो काफी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बड़े या बहुत ही ज्यादा जो छोटे वैल्यूज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मीन को, ठीक है। तो जो मीन है वो आपके एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है और ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग इसका जो एवरेज है वो निकाल कर देखें, ठीक है, चलो इसको जो है 2 ले लेते हैं, इट इज 5 2 5 8 एंड 10, ठीक है। तो इट विल बी बेसिकली 10 + 10 + 10 30 इधर से और 50 80 आ रहा है, तो 80 जो है ये इसका सम हो गया और 1 2 3 4 5 6 डिवीजन में आ गया इसके पास में क्या 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखें, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है, वी हैव व्हाट 80 डिवाइडेड बाय 6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपना मीन मिलेगा। फाइंड आउट करते हैं, एकदम छोटे नंबर से डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका 3, दिस इज योर 40, ठीक है। नाउ 40 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 1 पॉइंट जो है आपका 1 पॉइंट समथिंग 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 ये आ जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट कि आपका जो एक्सट्रीम नंबर्स है उसकी वजह से आपका जो एवरेज है वो क्या होता है, वो शिफ्ट होता है या वो वेरी करता है। अब यहाँ पर तो चलो ये 50 ही है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, देखा जाए तो 40 का ही डिफरेंस है। लेकिन देयर आर टाइम्स जब आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा डिफर भी करता है, यहाँ पर ये 150 भी हो सकता था। और जब आप मीन को फाइंड आउट करते हो ना, तो आप ये थोड़ी ना कि 150 को छोड़ दोगे, नहीं, आप सारी वैल्यूज को इंक्लूड करोगे। तो जब सारी वैल्यूज को इंक्लूड करोगे तो ये जो एक बिग नंबर है ना, ये इसके एवरेज को थोड़ा उसके साइड पुश करके ले जाएगा, ठीक है। यहां तक तो नहीं ले जा सकता वो, क्योंकि यू हैव लाइक बाकी सारे छोटे नंबर्स, लेकिन वो फिर भी जो है पुश कर ले जाएगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो एवरेज है वो फिर आपको लगता है कि ये कुछ सही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ नंबर इसके आसपास है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपका मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या होता है, अफेक्ट होता है, दैट इज बहुत ही ज्यादा स्मॉल या बहुत ही ज्यादा जो लार्ज फिगर्स होते हैं उससे आपका मीन जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली आपका जो है इसका एक डीमेरिट बनता है, दैट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। Calculated from all the items of the series, therefore it is affected by extreme, that is very small or very big values, ठीक है। Then next पर आते हैं assumption of limits in case of open end classes। Now एक चीज को ध्यान रखना, हम लोग जो है बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस सीरीज के जो वेरियस टाइप्स होते हैं, आई होप सो आप लोगों को याद होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोगों ने पढ़ा था ओपन एंड सीरीज, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड पॉइंट्स आर गिवन, आई होप सो यू डू रिमेंबर ऑल दीज टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है। अब ये जो वेरियस सीरीज होती है ना, वो आपके इसमें मीन मीडियन मोड में भी आ सकती है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे समझो कि जब भी आप अगर कंटिन्यूअस सीरीज से आपका क्या फाइंड आउट करने चाहोगे, मीन को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो या मीडियन मोड को फाइंड आउट कर रहे हो बेसिकली, तो आपको जो है थोड़ा सा जो हमारे एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें कन्वर्जन उसका करना पड़ेगा। नाउ जो ओपन एंड सीरीज है ना, मतलब जो आपका मीन है ना, वो ओपन एंड सीरीज में तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा, उसमें आपको जो है आपकी लिमिट्स को क्लोज करना पड़ेगा, आपके एंड्स जो है उनको क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये ओपन एंड सीरीज में, ओपन एंड क्लासेस में जो है हमें अज्यूम करना पड़ेगा जो लिमिट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो आपकी लिमिट्स आप अज्यूम करो वो एग्जैक्टली फिगर वहीं पर ही जा रहा हो, ठीक है, कोई एक्सट्रीम नंबर होगा तो वो फिर छूटेगा ही। ऑल राइट, तो इसलिए जो है ये जो हमें अजम्पशन लेना पड़ रहा है ऑफ लिमिट्स इन द केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, ये भी क्या है, ये भी आपका एक जो है डीमेरिट बनता है। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, आप मीन को ग्राफिकल जो है ग्राफ्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड आई गेस आप लोगों को अच्छे से पता है कि ग्राफ के थ्रू जब चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव वो बन जाता है, ठीक है।
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। तो जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नॉट पॉसिबल इन मीन, और इसीलिए ये क्या है, इसका एक डीमेरिट बन गया। देन नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो चलो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है तो हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ही नहीं, तो कुछ पर्टिकुलर डीमेरिट्स या कुछ पर्टिकुलर मेरिट्स या फिर फीचर्स हम ये बोले ना कि वो यूनिवर्सल हो गए, आप सभी में उसको यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक उसी टाइप का है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली हम लोग नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए जो है हम लोग अपने मीन में भी इसका एक डीमेरिट बता रहे हैं, that it is not possible to calculate in case of qualitative characteristics। अगर हमारे पास में कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप जो है मीन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल। आप देखकर नहीं बता सकते हो कि मीन क्या होगा, आपको मीन को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर जो है उसको कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा। तो ये भी एक इसका क्या है, डीमेरिट है कि आप ऑब्जर्व करके जो है मीन को नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन समटाइम्स गिव्स इम्पॉसिबल और लाफेबल कंक्लूजन्स। कभी कभी ये इम्पॉसिबल या फिर लाफेबल कंक्लूजन्स भी प्रोवाइड करता है। अब ये क्या है, इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये बोल रही हूँ कि ऑन एन एवरेज इंडियन जो है हाउसेज में या इंडियन फैमिलीज में कितने जो है चिल्ड्रेन होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं क्या निकाल रही हूँ, एवरेज निकाल रही हूँ, कहीं पर 5, कहीं पर 2, कहीं पर 1, कहीं पर 0, तो उस हिसाब से मैं एवरेज निकाल रही हूँ वेरियस डेटा के बाद में। नाउ देयर आर बिल्कुल पॉसिबिलिटीज कि आपके पास में जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाए 2.5। अच्छा 2.5 बच्चा कोई होता है क्या, मतलब 0.5 इंसान कोई होता है क्या? चलो 2 तो हमें समझ में है, 0.5 क्या है, क्या कोई इंसान आधा है कि अच्छा आधी बॉडी है आधी नहीं है, ऐसा कुछ क्या, ये इसका मतलब क्या है, राइट। तो ये क्या है, दिस इज अ लाफेबल थिंग या लाफेबल कंक्लूजन, या फिर हमें बोलेंगे इम्पॉसिबल कंक्लूजन, ठीक है। अब वो मीन को थोड़ी ना पता है कि आप जो है ह्यूमन या आप जो है पर्सन पर मीन निकाल रहे हो, मीन को तो बस इतना पता है कि मेरे पास में फिगर्स और फिगर्स के हिसाब से हमें बताना है। अब वो पॉइंट में आए चाहे कैसे भी आंसर आए, लेकिन अगर देखा जाए तो लाइक इट इज इम्पॉसिबल ना, 2.5 चिल्ड्रन पर फैमिली हैव, ये तो कहीं से कहीं तक जो है चीज एड ऑन नहीं हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग दैट ये जो है कभी कभी हमें इम्पॉसिबल या फिर जो है लाफेबल कंक्लूजन्स भी प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, आई गेस कि ये जो वेरियस डीमेरिट्स हैं ऑफ द अरिथमेटिक मीन ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन पर आते हैं। वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, वी डेफिनेटली नो एंड वी बहुत अच्छे से नो कि हाँ ये 3 सीरीज होती है, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों को ये क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन आई वुड से आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नहीं पढ़ा है, एंड देन आई विल से अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नहीं पढ़ा है तो इसको अभी यहीं रोक दो और पहले जाकर पुराने चैप्टर्स पढ़ कर आओ, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ो, बीच में से कुछ भी उठाकर मत पढ़ो, कुछ समझ नहीं आएगा। So we have 3 series, they are individual, discrete and the continuous series, ठीक है। Arithmetic mean may be calculated with respect of these series using different methods। जो अरिथमेटिक मीन है वो कैलकुलेट किया जा सकता है इन सीरीज में वेरियस मेथड्स के यूज से, ठीक है, वेरियस मेथड्स को यूज करके। व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स, तो आई गेस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। दे आर दीज, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन। शॉर्टकट को आप अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हो, किसी बुक में आपको जो है अज्यूम्ड मीन मेथड भी वो मिल जाएगा। सो इन इंडिविजुअल सीरीज की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। Individual series is the series in which items are listed singly, that is each item is given a separate value. It means individual series do not have frequencies of the items, ठीक है। बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज क्या है, ऐसी सीरीज जिसमें कि आपके पास में जो आइटम्स है वो सिंगली लिस्टेड है, ठीक है, सिंगल सिंगल जो है वो लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो है आपके पास में कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं जो हूँ 11th क्लास के परसेंटेजेस लिख रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो हम लोग ने क्या किया है, सिंगली उसको मेंशन किया है 55, ऑलराइट 62, 75, एक और बच्चे के 75, एक के 80 आए हैं, 2 बच्चे हैं उनके और 80 आए हैं, देन देयर इज समवन जिसके 62 हैं,
एक 70 वाला है, ठीक है, 72, देन अगेन 72, 73, ये कुछ हमारे पास में वेरियस क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 80 इज रिपीटिंग, 75 इज रिपीटिंग, 72 इज रिपीटिंग, स्टिल जो है हम उन्हें अलग अलग ही लिखने वाले हैं, ठीक है। ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, कि हर एक जो आइटम है वो सिंगली लिस्ट किया जाएगा, वो सिंगली जो है वो लिखा जाएगा। ऑल राइट, देन कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो मीन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सेट। These three methods, there are three methods to calculate arithmetic mean of individual series. अब तीनों मेथड में जो कैलकुलेशन है या जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। अब क्या फॉर्मूलाज होंगे और क्या नहीं होंगे उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली हम किस अप्रोच से पढ़ने वाले हैं उसको 2 मिनट समझ लो। हमने लिया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज तीनों में है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे डायरेक्ट मेथड को और उसमें इन तीनों सीरीज में जो है कैलकुलेशन को समझेंगे। फिर हम उठाएंगे शॉर्टकट मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में डायरेक्ट मेथड देख लिया, फिर जो है हम कहीं पर जो है मतलब शॉर्टकट मेथड को ले लेंगे एंड शॉर्टकट मेथड में जो है इन तीनों सीरीज को देखेंगे। देन वील गो विद स्टेप डिविएशन एंड इन तीनों सीरीज को देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक एक जो मेथड है वो कंप्लीट होता चलता जाएगा, ठीक। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर नाउ। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी जो है इसके कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे, कैलकुलेशन हम लोग इसका नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, बेसिकली आपके पास में वेरियस आइटम्स गिवन है और जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। सो यू हैव लाइक आपके वेरियस जो आइटम्स है एंड जो फ्रीक्वेंसीज है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला 72 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने 3, ठीक है। देन आई हैव 80 इज रिपीटिंग 5 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 5। 82 है, इसकी फ्रीक्वेंसीज 1, ये एक ही बार आया है, ठीक है। 85 है, इसकी फ्रीक्वेंसीज 2। तो ये हमारे पास में वेरियस क्या हो गई, आपकी डिस्क्रीट सीरीज जो है वो आ गई है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में जो डिस्क्रीट सीरीज की वैल्यूज है या वील से कि जो आपका एक पूरा स्टैटिस्टिकल सीरीज है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। So in case of discrete series, values of variable show the repetitions, that is frequencies are given corresponding to different values of variables, ठीक है। जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है वो क्या शो करता है, वो वेरियस जो है वेरिएबल्स को शो करता है, वेरिएबल्स को शो कर रहा है और इनके जो है फ्रीक्वेंसीज जो है वो शो की जा रही है। दैट मींस एक पर्टिकुलर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसीज के जो है मैनर में हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। The total number of observations, that is n is equals to sum total of frequencies, that is summation of f, ठीक है। ये अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक सिंपल फॉर्मूला तो हमें पता है, that is जो है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या कर रहे थे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हो उनको हम जो है काउंट कर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे थे। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा ध्यान रखना जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है। दैट इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आपको इन सब को ऐड करना है। दैट इज अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरीज का मीन निकालूं तो यहाँ पर जो मेरा n आएगा वो कितना आएगा, दैट वुड बी 5 + 3 8, ठीक है। 8 + 1 9 एंड 9 + 2 विल बी 11, तो आपका n वुड बी 11। ये मत कर देना 1 2 3 4। अब क्यों ऐसा नहीं, तो इसका लॉजिक को समझो। अगर मान लो मैं इस डेटा को सिंगली लिखूं, ठीक है, ये जो डेटा है इसको सिंगली लिखूं, फ्रीक्वेंसीज को नहीं ले रही हूं, तो 72 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने 72 को 3 टाइम्स लिखा। देन 80 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5। 82 1 टाइम्स आया है एंड ये 85 है जो कि 2 बार आ रहा है, तो 85 एंड 85। अब इसको काउंट करूं तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आ गए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11। आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है कि क्यों जो है n इज इक्वल्स टू आपका समीशन ऑफ जो है या सम ऑफ जो है फ्रीक्वेंसीज हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। ऑल राइट, नाउ
अरिथमेटिक मीन एंड डिस्क्रीट सीरीज कैन बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को जो है यूज करके हम क्या करेंगे, हम जो है अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। अब यू नो कि इन मेथड्स को जो है हम 1 by 1 देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। देन कम्स टू कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज हमें पता है जो क्लास इंटरवल्स वाली सीरीज होती है उसे कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। So in case of continuous series grouped frequency distribution, the value of variable is grouped in various class intervals like 10 to 20, 20 to 30 etc. along with their respective frequencies। ठीक है, तो जैसे कि ये पर्टिकुलर जो है हमारे पास में क्या है, कुछ वेरियस क्लासेस गिवन है और फिर जो है इन क्लासेस की जो है फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास में गिवन होती है। ठीक है, तो वी हैव लाइक वेरियस फ्रीक्वेंसीज, फॉर एन एग्जांपल 5, 6, 2, 1, ऑलराइट, ये वेरियस हमारे पास में इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक एवरेज इन कंटिन्यूअस सीरीज इज सेम एज इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मैंने बोला था ना, आगे चलते जाओ आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और मैं समझाते जाऊंगी फॉर्मूला कैसे याद करना है। यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में कितने बताए थे मैंने, 9 फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पर आपके 3 फॉर्मूला माइनस हो गए हैं। ठीक है, अब कितने बचे, 6 फॉर्मूलाज। कैसे हुए 3 माइनस, क्या बोला गया है, जो प्रोसेस है ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक एवरेज इन कंटिन्यूअस सीरीज वो सेम होता है जो डिस्क्रीट सीरीज में। मतलब कि डिस्क्रीट का सीख लिया तो सेम इज इन कंटिन्यूअस, बस एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इस कंटिन्यूअस सीरीज को ना आप डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करके। मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। तो इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो, जैसे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 15। तो ये आया 15, 25, 35, 45। तो ये बन गई ना डिस्क्रीट सीरीज, एक एक जो है नंबर आ गया और उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो ये क्या बन गया, डिस्क्रीट सीरीज बन गई, कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट। ठीक है, तो बस मिड पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, बाकी की जो पूरी कैलकुलेशन है दैट विल बी सेम जो कि आपके डिस्क्रीट में रहेगी। ठीक है, तो आई गेस थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि चलो 3 जो है आपके फॉर्मूलाज आर डिडक्टेड। अब वो यहीं पर ही डिडक्ट हो गए। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे जो है आपके फॉर्मूलाज को आपको याद करना रहेगा। So the midpoints of various class intervals are used to replace the class intervals। ठीक है, जो various midpoints है वो यूज किए जाते हैं क्लास इंटरवल्स को जो है रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, so in the continuous series also the following 3 methods are used to calculate arithmetic mean, that is direct, shortcut and step deviation। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये तीनों मेथड्स फिर से यूज होंगे किसमें, आपके कंटिन्यूअस में। ऑल राइट, सो आई गेस कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर ही रोकेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये डायरेक्ट मेथड है ना स्टूडेंट, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब जरा एक छोटी सी चीज सुनते जाओ, वो ये है कि जो CUET है स्टूडेंट्स, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी पर। वेरियस बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं और वो चल रहे हैं, जहां पर आपके जो है एक हॉलिस्टिक मैनर में जो है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है CUET की प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जा रही है। सो इफ अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको वेरियस बैचेस की जो लिंक है वो मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी V, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जिसमें बेसिकली आप लोगों को आपके जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, सारे ही सब्जेक्ट्स वो बहुत ही अच्छे से जो है कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक गिवन है। ठीक है, अगेन एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए आप लोग कौन सा कोड यूज करना है, साक्षी V। For class 12th we have Victory Humanities batch, so the students who are in 12th class वो लोग जो है Victory Humanities batch में लॉन्च जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो अगेन यू नीड टू यूज कोड साक्षी V। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से एजुकेटर कौन से वीडियो के साथ में किस टाइम पर जो है आप लोगों से मिलने वाले हैं,
ये जो सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सोशल स्कूल वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाया करेगी। सो इफ नॉट ज्वाइन टिल नाउ, अब जो है अभी जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है और अरिथमेटिक मीन का जो एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ पार्ट है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में विद डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। थैंक यू।